सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर कर सकते हैं इसी से। चलो यार, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तो छोड़ो, हम पूरे के पूरे डाटाबेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और अनऑथराइज एक्सेस से ले सकते हैं, तो बेसिक सी बात है। फिर वहाँ पे आरसी की नीड भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो, तो वहाँ पे किसकी नीड नहीं है आपको, एसक्यूएल की नीड नहीं है। सपोज मान के चलो, अब समझो किस तरीके की कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं एसक्यूएल के अंदर। मेनली एसक्यूएल के अंदर हमारी 5 टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जिनमें 3 मेन होती हैं। कौन कौन सी? इनबाउंड, आउटबाउंड और इनफ्रंटेबल। तो अच्छा, इनफ्रंटेबल इसके अंदर मेंशन नहीं है, बट 3 तरीके की मैन होती है, इनबाउंड, आउटबाउंड और इनफ्रंटेबल। इनके अंदर फिर और इसकी वल्नरेबिलिटीज आती हैं। ठीक है, इसमें दिए हैं इनबैंड, ब्लाइंड और आउट ऑफ बैंड। इनबैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, और जो ब्लाइंड एसक्यूएल होता है, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, उसको हम इनफ्रंटल सॉरी आउट ऑफ बैंड को हम इनफ्रंटेबल एसक्यूएल इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मेनली इसकी 3 रहती हैं। 3 के अंदर फिर इनके सब सिस्टम्स रहते हैं। सब सिस्टम कैसे? एरर बेस्ड। एरर बेस्ड वल्नरेबिलिटी क्या होती है हमारी? इसके अंदर क्या दिया हुआ है? बूलियन एंड टाइम। बाकी ये दो दो कैसे दे रखे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर 3 आती हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन सी? इनबाउंड, आउटबाउंड और ब्लाइंड। देखो, एरर बेस्ड में क्या होता है? एरर बेस्ड में होता ये है सिंपल सा, हम एरर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है या नहीं। कैसे? सपोज मान के चलो आपकी पूरी वेबसाइट है, तो एक एरर जनरेट कराना है आपको। आपका अगर 500 का एरर आता है, 500 समझते हो, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अगर इंटरनल सर्वर एरर आता है, आप कोई चीज़ डिमांड करते हो सर्वर के पास, और वो सर्वर के पास गई, ठीक है, उसने क्या चेक करा कि वहाँ पे कोई डाटाबेस है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, तो वो क्या देगा वहाँ पे कि इंटरनल सर्वर एरर, या आप इस तरीके की चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते, या आप इस तरीके का कंटेंट सर्च नहीं कर सकते, ऐसे तो कुछ देगा। तो ये क्या होता है हमारा? एरर बेस्ड। यूनियन का मतलब होता है इसके अंदर यूनियन ऑपरेटर का यूज करना। यूनियन ऑपरेटर का यूज करने का मतलब है सिंपल सा, जैसे आपका कुछ है, आपको क्या करना है कि कहीं से कोई डाटाबेस को ऐड करना है अपनी क्वेरी को, तो किस तरीके से आप यूज करोगे? यूनियन सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, है ना, फिर टेबल से कॉलम, फिर कॉलम से डाटाबेस, इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तीसरा फिर आता है हमारा ब्लाइंड। ब्लाइंड में क्या होता है? बेसिकली सिंपल से शब्दों में समझो, ब्लाइंड का सिंपल सा मतलब होता है जो हमें रेस्पॉन्स, सॉरी जिस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स हमें सामने नजर नहीं आता, रेस्पॉन्स के अंदर नॉर्मल तरीके से ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो हमें सामने रेस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, उसको हम ब्लाइंड वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं। उसको टेक्निक्स को हम, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस तरीके से हम उसे पॉसिबिलिटीज है कि कर सकते हैं। इसके अंदर बुलियन भी आ जाता है, टाइम बेस्ड भी आ जाता है, ओ ए एस टेक्निक्स का भी इसी के अंदर आ जाता है ना, उसको हम अलग से रखते हैं आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल के अंदर, बट ये भी इसी के अंदर ही आ जाता है एक तरीके से। ओ एस टेक्निक्स का यूज होता है बेसिकली आउट ऑफ बैंड टेक्निक्स का यूज, जिसमें हम बब कोलेबरेटर जैसी यूआरएल को डालकर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपको वेब पीडीएफ पढ़ने के लिए मिलेगा, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या क्या किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी डोमेन लेते हैं और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब डोमेन पे कॉल करवाते हैं, या फिर उसी सर्विसेज पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं जहाँ पे हमें उसका एक्सेसिबल चाहिए। तो हम जब वेब कोलेबरेटर को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट है ना, आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? जाके उस वेब कोलेबरेटर की पोस्ट में या फिर वेब कोलेबरेटर के नीचे। तो ये होता है मैंने कहा इन आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसे हम थर्ड पार्टी सर्विसेज के थ्रू एक्सेस करते हैं किसी भी डोमेन को। ठीक है, टाइम बेस्ड में हम टाइम को डिले करवाते हैं, लाइक स्लीप कमांड का यूज करके, है ना, स्लीप कर देंगे तो वो कुछ टाइम तक डिले हो जाएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड इस तरीके से। बूलियन में हम क्या करते हैं? कंडीशंस देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या है, हमारी कमांड पास हो जाए। ठीक है, ये बुलियन बेस्ड ज्यादा कंडीशन क्या वो लगती है जब हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास करते हैं, तब सबसे ज्यादा काम आती है हमारी बुलियन बेस्ड कंडीशन, जिसमें क्या होती है, हमारी क्वेरी आती है कुछ इस तरीके से बन के कि यूनियन ऑपरेटर लाइक दिस वन एंड एक पेलोड है सिंपल सा 1 = 1, तो दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। तो वो क्या करेगा कि इसको चेक करेगा कि ये कंडीशन है आपकी, ये पासवर्ड बन के जा रहा है, और बाद में कमेंट आउट करने के लिए हाइफन हाइफन का यूज करते हैं। कमेंट आउट करने के लिए और भी चीजें यूज करते हैं, स्लैश हाइफन भी यूज करते हैं, स्लैश हैशटैग भी यूज करते हैं। ठीक है, बट मेनली हम ज्यादातर हाइफन हाइफन का यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो उससे क्या होगा, बाकी के जो पासवर्ड वगैरह हुआ उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, हाइफन हाइफन कमेंट आउट हो जाएगा, तो इजीली उस पासवर्ड की नीड नहीं लगेगी और हम लॉग इन कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा बूलियन का इसी में काम आता है। और इसके अलावा हमारा बूलियन मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो दूसरी वाली और का यूज कर लेंगे, जहां पे और एंड और पे दो चीज चलती हैं, एंड और पे दोनों चीज चलती हैं। ठीक है,
तो क्या होता है जब हम और एंड का यूज करते हैं, एंड का मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है हमारी तब वो ये आउटपुट दे, अगर हमारा और लगा हुआ है कहीं पे तो ये होता है कि हमारी एक कंडीशन कोई ट्रू हो तो वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, इसमें से या हो या फिर ये हो, उन दोनों में से। फिर इसको क्या करते हैं हम, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और मैं उस चीज को कमेंट आउट ही कर देता हूँ तो वो और को रीड ही नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हम उसके ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पाते हैं। ये होता है हमारा बूलियन बेस्ड। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन भी करी है जो मैंने बताया हुआ है। ब्लाइंड को इनफेरेंटेबल, सॉरी ये वाला इनफेरेंटेबल, इनफेरेंटियल या फिर ब्लाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों हम बताए थे मैंने अभी अभी कि मुझे ब्लाइंड नहीं बोलना आपको, तो ये वाला वैल्यू है ब्लाइंड या फिर इनफेरेंटेबल। एरर बेस्ड, ब्लाइंड और ओ एस टेक्निक्स का यूज करके, जैसे आउट ऑफ बैंड, इन बैंड, आउट बैंड और ब्लाइंड, तीन तरीके के हैं। तीन के अंदर फिर इनके सब कंपोनेंट है, एरर और यूनियन, बुलियन और टाइम। चलो, आई होप इतना क्लियर हुआ हो। ब्लाइंड, इनफरेंट, एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं हमारे, है ना। और इसमें अंदर क्या है, इस तरीके से इसकी क्वेरी जनरेट होती है ना। 1:1, 1:2, आउट ऑफ बैंड टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, सिंपल सा डीएनएस पे रिक्वेस्ट आती है और वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करते हैं हम, इस तरीके से क्वेरी डालते हैं। नजर आ रही है, 1 और 1, ये कंडीशन क्या रहती है, हमेशा ट्रू रहती है। टेस्टिंग स्ट्रिंग्स क्या है, ये सारी मेथड्स हैं कॉमन जिनको हम यूज़ करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको इनकोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। यूनियन सेलेक्ट स्ट्रिंग्स ये रही इनकी। डिटेक्टिंग एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, सिंगल क्यूटो और डबल क्यूटो से। तो अभी दिखाते हैं कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है या नहीं। तो एडमिन को बाईपास करने के लिए इस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं, टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। छोड़ो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, इसके अंदर। अब चलो प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ कि एसक्यूएल का काम किस तरीके से होता है, तो और एसक्यूएल वर्क किस तरीके से करता है। तो एक रियल वेबसाइट है जो कि वनेबल है पहले से ही। ठीक है, बट एक रियली वेबसाइट है, जैसे कि टेस्टफायर.नेट पहले भी हमने यूज़ करी थी, है ना। टेस्टफायर.नेट ये ऑनलाइन एक वेबसाइट है जिसको हम, इसका पासवर्ड डिफॉल्ट रहता है कुछ एडमिन एडमिन करके या फिर टेस्ट टेस्ट करके। एक वेबसाइट और है जो हमारी अकाउंटेक्स की, क्या नाम है उसका, जो पहले बताई थी, अकाउंटेक्स करके, है ना। एक्यूनेटिक्स सर, ACU फिर उसके बाद नेट, NET, ये रही, NETIX सर। ठीक है, अकाउंटेक्स वेबल, अच्छा ये तो दूसरा आ गया, ये तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर आ गया, ये रही। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट है। अब दोनों में चाहो तो आप किसी पे भी वल्नरेबिलिटी ट्राई कर सकते हो, दोनों वल्नरेबल है, किससे, एसक्यूएल से। अब सपोज मान के चलो कि इसका ये पेज है, ठीक है, साइन अप पेज है। सपोज साइन अप पेज पे क्या करेगा, बेसिक सी पासवर्ड की नीड है ना। तो मैं क्या डालूंगा, ये और वाली वल्नरेबिलिटी डाल रहा हूँ। ठीक है, और 1:1 ये कंडीशन ट्रू है और बाकी का जो पार्ट है उसको वो रीड ही नहीं करेगा। मतलब इसमें हमने हाइफन हाइफन यूज कर लिया तो इसको ये रीड नहीं करेगा, तो मैं कुछ भी पासवर्ड डाल दूं ये वर्क करेगा। मैं कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने लॉगिन करा तो नहीं हो रहा लॉगिन, ये मेथड वर्क नहीं कर रहा। इसको ट्राई करके देखता हूँ, इसको डिटेक्ट करता हूँ, तो क्या बाईपास हो गया इजीली। अब ये हुआ कैसे, पहले तो ये डायरेक्ट तो हो गया, आपको समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लॉग आउट करता हूँ, टेस्ट को लॉग आउट होगा, मैं साइन अप पे जाता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करूँगा, मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पता था, सिंगल क्यूटो या फिर डबल क्यूटो। तो मैं सिंगल क्यूटो इंप्लीमेंट किया, यहाँ पे लॉगिन किया, तो क्या आया यहाँ पे, एरर आया। किसका एरर आया, एसक्यूएल सिंटैक्स का। तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं ना माई, और इसमें ये भी दिखा रहा है माई एसक्यूएल सर्वर वर्जन राइट सिंटैक्स नियर एंड पास लाइन 1, है ना। एरर आया 500 का, सिंपल सा। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया यहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही हम रियल वेब पे भी टेस्ट करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले सिंगल क्यूटो डबल क्यूटो से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, और 1:1 हैज़, और ये क्या है हमारा, और एक कंडीशन दी मैंने, और मतलब पहले मैंने हैज़ लगाया एरर जनरेट कराने के लिए, और मतलब इनमें से एक, है ना। तो ये मैंने चेक करा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो इसको बाईपास कर ले। तो इसमें MySQL सर्वर चल रहा था, तो मैंने हैशटैग से क्या कर दिया, इसे कमेंट आउट कर दिया बाकी की पार्ट को, और 1:1 इज ऑलवेज ट्रू, यू नो वेरी वेल, है ना। तो मैं सिंपल से क्या करूँ, कुछ भी पासवर्ड डालूंगा, चाहे मैं ना भी डालूं पासवर्ड, ऐसा नहीं है कि जरूरी है ना भी डालूं तब भी काम चल जाएगा। मैं लॉगिन किया और लॉगिन हो गया है। ये वल्नरेबिलिटी है किसकी, एसक्यूएल की। ऐसे ही हम इस पे भी कर सकते हैं, जैसे यूजर नेम पासवर्ड है तो एडमिन करा मैंने,
एडमिन करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है एडमिन एडमिन, ठीक है। लॉगिन करा मैंने, मैं लॉगिन हो गया, नजर आ रहा है, आ रहा होगा नजर। मैं लॉगिन हो चुका हूँ, साइन ऑफ का ऑप्शन आ गया, वैसे साइन इन का ऑप्शन आ रहा था। तो ये भी बनने वाला है किससे, एसक्यूएल से। आई होप यू सबको समझ में आया हो। अब ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, कोई कुछ पूछता है भी तो नहीं है इस बैच में। हाँ जी, पीयूष, ऋतिक, सुमित अच्छा आप हो, सुमित तो सही है, ऋतिक, रोहित, क्लियर सर। ऋतिक आपको। जी सर, समझ में आ गया। अब सपोज मान के चलो, अब मुझे ना क्या करना है, इस वेबसाइट में जो भी कुछ है मुझे सब अपने वेबसाइट पे देखना है, वन बाय वन करके। तो वो भी बताता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पानी भर के लाता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलें बॉयस। हाँ जी, 2 मिनट से जल्दी आ गया क्या, 2 ही मिनट हो गई थी। कुलजीत जी आपको क्लियर है। हाँ सर, एसक्यूएल इंजेक्शन का ये कमांड क्लियर है। जो आपने है पहले सिंगल कोड डाला वो यूजर नेम के लिए है, फिर और कंडीशन ट्रू होगी। जो मैंने कमांड की हुई है, देखो स्केल के लिए हम आपको एक पूरी प्लेलिस्ट दे देते हैं, या फिर यहाँ पे जाना आप पेलोड ऑल द थिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे के सारे पेलोड्स मिल जाएंगे, पेलोड ऑल द थिंग्स। सपोज इस पे गए आप, यहाँ पे गए, एक रेपो है गेटअप की, यहाँ पे आपको सारे के सारे पेलोड मिल जाएंगे जो हम आपको काम आएंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है। सपोज आपको किस तरीके का पेलोड देखना है, आपको देखने हैं रिलेटेड टू द एसक्यूएल। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपल सा गो टू फाइल पे जाना, एसक्यूएल डालना, सिंपल सा एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड आ गए आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास एसक्यूएल के इंजेक्शन की चीट शीट है, माई सीक्वल, ओरेकल सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, कैसेंड्रा इंजेक्शंस, है ना। कैसेंड्रा एक सर्विस होती है जो काफ़ी पुरानी है, जो डाटाबेस के अंदर यूज़ होती है, अब नहीं चलती है ये, ठीक है। बी DB2, हाँ पर अभी भी कुछ ऐसा होता है कि इसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, कहीं कहीं मिलती है तो, ठीक है। पॉलीगॉन इंजेक्शन दे रखे, बहुत कुछ है। और इसके अंदर ये सिंपल कैरेक्टर को इस तरीके से डिटेक्ट करने के लिए, है ना, ये हमारे सिंपल कैरेक्टर इनकोडेड वैल्यू क्या है हमारी, इनकी मल्टीपल इनकोडिंग क्या है, यूनिकोड का किस तरीके से यूज़ हो रहा है। सर इनमें से किसी पेलोड को करके देख सकते हैं यूज कि हाँ हाँ, कैसे क्यों नहीं, इंपोर्ट करना है क्यों पूरी नहीं, पूरी क्यों नहीं, लाइब्रेरी को, मतलब एक साथ। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते। देखो हाँ, लाइब्रेरी। माई सीक्वल इंजेक्शन है, इसके अंदर डिफॉल्ट डाटाबेस को देखना है, या फिर कमेंट को देखना है, या फिर किस तरीके से कि आपको पेलोड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो डिमेंशन है काफ़ी सारे। हम मान लो सपोज हमें क्या देखना है, कि हमें कोई ऐसा पेलोड देखना है जो नॉर्मल हो और ऑथेंटिकेशन बाईपास कर रहा हो। तो मैं ऑथेंटिकेशन बाईपास से रिलेटेड पेलोड देखता हूँ, ऑथ बाईपास एसक्यूएल इंजेक्शन इंटर ऑथ बाईपास डॉट टीएक्सटी। तो ये आ रहा है पेलोड जो हम यूज़ कर रहे थे अभी। हाँ जी, याद है कि भूल गए, ये आ रहा है, वही पेलोड है सेम, एडमिन से रिलेटेड ये रहा, है ना। एडमिन से अगर सब हमें बताया कि इसका यूज़र नेम ये है और इसका पासवर्ड नहीं पता, तो हम इसमें से कोई पेलोड को यूज़ कर लेंगे, एडमिन की जगह पे ये डाल देंगे और पासवर्ड की जगह पे ये डाल देंगे।
देखो वही सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं। ऑथेंटिकेशन बाईपास टू दूसरी लिस्ट है इसमें, दूसरी लिस्ट ये रही कुछ इस तरीके से। हम वही पेलोड है सेम, यहाँ पे आप जाके उनको यूज़ भी कर सकते हो वापस से। सपोज मान के चलो ये है और मुझे यहाँ पे जाना है, लॉकआउट, लॉग आउट हो गया, साइन अप पे जाऊँगा वापस और सेम पेलोड को वापस डाल दूंगा। अभी ये बार वर्क नहीं कर रहा, शायद ये वाला इसमें दूसरा वाला वर्क करेगा। तो अलग अलग ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही। तो लॉगिन करा और लॉगिन हो गया, ठीक है। ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। तो पेलोड ऑल द थिंग्स पे आपके सारे के सारे पेलोड हमें नजर आ जाते हैं क्लियर टेक्स्ट में, आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। हाँ यूआरएल में भी डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, यूआरएल के अंदर इनपुट तो डाल रहे हैं ना, यूआरएल में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें यहाँ पे यूआरएल में क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है यूआरएल के अंदर। हाँ सर्च करने की पैरामीटर में डाल सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, योर कार्ड है या फिर आर्टिस्ट है, कुछ भी मान लो। सपोज ये है, इनके अंदर योर प्रोफाइल है, रो प्रोफाइल में अपडेट करने के लिए ऑप्शन है, तो इसमें अपडेट कर पा रहे हैं, नहीं तो ये नहीं होगा योर प्रोफाइल। इसमें सर्च करने का कोई पैरामीटर आता है, सपोज मान लो यहाँ पे सर्च पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा डीएसएस इस तरीके से, तो यहाँ पे क्वेरी आ गई टेस्ट की, तब यहाँ पे भी डाल सकते हो उसे वो, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा इसके अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब हमें अगर डाटाबेस देखना हो तो हम इस तरीके की क्वेरी थोड़ी ना डालेंगे, फिर तो हम डिफरेंट क्वेरी डालेंगे। उनके लिए हमारे पास पेलोड होने चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से कौन से पेलोड काम करते हैं। यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को यूज़ करेंगे। अब वो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी को ट्राई कर सकते हैं, और उसका नाम है एक्सेस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट करा। और मुझे क्या कराना है, इसको अलर्ट जनरेट कराना है, तो अलर्ट डालता हूँ ALERT अलर्ट। अगर इसके अंदर एक्सेस वल्नरेबल होगा ये, तो हमें ये शो कर देगा, ठीक है, मतलब हम दिखा देगा, अलर्ट जनरेट कर देगा ये। तो अलर्ट, अच्छा अलर्ट में क्या डालूँ मैं, यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है, हैव यू बीन हैक्ड, हैक्ड देन क्रैक। और क्या डालूंगा, स्क्रिप्ट क्लोज करूंगा, सॉरी SCRIPT स्क्रिप्ट एंड देन क्लोज, ठीक है। स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे मैं SQL ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट करा मैंने, फॉक करा, बट हमें आउटपुट कुछ नहीं आया इसका, मतलब ये पैरामीटर SQL से एक्सेस से वनेबल नहीं है। वरना यहाँ पे सामने को क्या शो होता, एक अलर्ट शो होता, उसमें लिखा होता हैव यू बीन हैक्ड, इस तरीके से। तो ये वनेबल नहीं है, अगर वनेबल होता तो हमें शो हो जाता, ठीक है, कोई नहीं। अब इसके हम डाटा को डंप कराते हैं, किस मेथड से हम डाटा को डंप करा सकते हैं, फिर कौन से मेथड है जो डाटा को डंप करा सकते हैं, सिंपल सा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ test.php को, ठीक है। हमें क्या करना है, पूरी की पूरी वेबसाइट को हैक करना है, या फिर पूरे की पूरी वेबसाइट का डाटा देखना है। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, ये कुछ फॉर्मेट को फॉलो करता है। देखो क्या फॉर्मेट रहता है, वो रहता है टेबल, कॉलम्स और डाटाबेसेस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक टूल का नाम है माई SQL, ठीक है, SQL मैप, जिसका माई SQL की वैल्यूटी को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे SQL मैप टूल का। SQL सॉरी SQL मैप हाइफन URL URL डालूंगा और test.php वाली वेबसाइट डालूंगा, ठीक है, यहाँ तक। और हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम निकालेंगे डाटाबेस। बैच का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हमें एक बारी मुझे क्या करना है, सपोज मान के चलो, मुझे ना बार बार ये नहीं देना येस नो वाले ऑप्शन ना है मेरे पास। दोनों को समझाता हूँ मैं, बैच का मतलब समझ में नहीं आएगा ऐसे आपको। अब मुझे क्या करना है, सपोज मान के चलो कि ये क्या करेगा, मेरे को क्वेश्चन पूछेगा हर एक जगह पे, ठीक है, हर एक जगह पे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्रॉलिंग पे लगा देता हूँ इसे। क्रॉल का काम होता है कि बेसिकली नॉर्मल चीज़ों को क्रॉल करना, मतलब एक वेबसाइट से दूसरे डोमेन। अगर मैं क्रॉलिंग में लगा दूंगा 5, ये मिनिमम 5 होते हैं कि डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, तो वो उसका काम होता है क्रॉलिंग का, ठीक है। 5 अंदर तक डायरेक्टरी को सर्च करेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्रॉल लगा देता हूँ मैं 2 को,
ठीक है, क्रॉल CROWL, क्रॉल इज इक्वल टू 2, ठीक है 2 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कुछ पूछ रहा है कि आपको साइड मैप पे XML भी ट्राई करना है। अगर मुझे ये बार बार नहीं देना कि ये बार बार पूछे इस तरीके से मेरे से, तो मुझे मैं क्या करूँगा, हाइपन हाइपन बैच का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, हाइपन हाइपन बैच, ये लिख लेना अगर क्वेरी याद ना हो तो, ठीक है, हाइपन हाइपन बैच का यूज़ कर लेते हैं। और ये यहाँ पे पूछेगा नहीं हमसे, ये ऑटोमेटिकली नो यस यस नो अपने आप ही करता जाएगा, कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो हमें कुछ निकल के आया होगा डाटाबेस में से, कुछ डाटाबेस निकल के आया है, आपको नजर आ रहा है वेबसाइट को, इसको चेक करो और डाटाबेस देखो कौन से डाटाबेस हमें निकल के आया है, कौन सा, ये 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 क्या है? ये तो एक फाइल है जहाँ पे जाके सेव हुई है एसक्यूएल में, जो इसका रिजल्ट है वो, ये रिजल्ट सेव करता है एक फाइल में जाके स्टोर करवाता है उसको। गाइस बताएगा कोई ऑनलाइन हो, आप लोग चले गए सब लोग, बोलिए कैन गैस कि इसमें डाटाबेस कौन कौन से निकल के आए हमें हमारे। और बड़ा करूँ इसका फॉन्ट, सर मैं फुल स्क्रीन कर। अब तो दिख रहा होगा एग्जैक्टली exactly, ये डाटाबेस इसके निकल के आए हैं कौन कौन से, इन्फॉर्मेशन स्कीमा और अकाउंटेक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी के अंदर हमें इनको निकालना है, तो हाइपन हाइपन DBS की जगह पे क्या यूज करेंगे, DBS को हटा देंगे क्योंकि डाटाबेस तो निकल ही आए। अब क्या निकालेंगे हम, हाइपन डी वो डाटाबेस इज इक्वल टू, हमें कौन सा डाटाबेस को कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर किसका डाटा देखना है, तो डाटाबेस डालूंगा मैं अकाउंट या फिर स्कीमा, आप बताओ, वही अकाउंट को कर देता हूँ, ठीक है, डाटाबेस ACUART अकाउंट। इसके अंदर से आप क्या निकालेंगे, हाइपन हाइपन टेबल्स को निकालेंगे, फिर टेबल्स के अंदर फिर टेबल के अंदर का क्या निकालेंगे, फिर कॉलम्स को निकालेंगे, ठीक है, हाइफन हाइफन टेबल्स को फाइंड करके दे ये, तो सॉरी डी, सॉरी इसको हाइफन डी यूज करना है, मैंने गलती से इज इक्वल टू भी लगा दिया था, हाइफन डी मे बी हाइफन हाइफन URL, इसका कोड इसकी स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं CURT है, वही है सर। ACUART, चलो ठीक है देखते हैं, अब ठीक है चेक करने लगा। अब ये क्या निकालेगा पता है, अब इस डाटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होंगी उनको निकाल देगा, निकाल दी इसने, इतनी सारी टेबल्स निकल के आई हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर की टेबल्स हैं और ये डाटाबेस के अंदर की टेबल्स हैं 79। अब इनके अंदर का कोई क्या डाटा है वो उनको भी देखना है, तो मुझे क्या देखना है, आर्टिस्ट देखने हैं, यूजर देखने हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मुझे यूजर्स देखने हैं सपोज मान के चलो, या फिर कोई भी डाटा देखना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नाम दूंगा किसका, अब टेबल्स निकालनी तो टेबल्स में से टेबल हटा दूंगा, अब टेबल्स की जगह पे क्या रखूंगा, हाइफन टी, ठीक है, और टेबल का नेम हाइफन टी इज इक्वल टू, टी की जगह पे क्या रखेंगे, अब कौन सी किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है हमें, सपोज यूजर्स की देखनी है तो यूजर्स डाल देंगे, जिसकी देखनी है उसको यहाँ पर डाल देंगे USERS, सॉरी USERS यूजर्स इंटर, सॉरी टी नहीं होगा, हाइफन टी होगा, बट हाइफन टी यूजर्स। अब क्या निकालना है इसके अंदर से, हाइफन हाइफन कॉलम्स COLUMNS कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स को ट्राई करो भाई, कहाँ कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ये अकाउंटेक्स डाटाबेस के अंदर यूजर्स के अंदर कितने सारे कॉलम्स हैं, उनको कॉलम्स को निकालो, तो ये क्या करेगा, अब आपके कॉलम्स निकाल के देगा,
तो वेट करते हैं थोड़ी देर। ये टूल इस तरीके से वर्क करता है, ये ऑटोमेटिक एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए काम आता है हमारा। क्या निकाला इसने, कॉलम्स भी निकाल दिए, टैब दिखा दिया, इमेज है, आईडी, 3 कॉलम्स ये हैं, 5 कॉलम्स ये हैं, 3 कॉलम्स ये हैं, 3 कॉलम्स ये हैं, 3 कॉलम्स ये हैं। तो ये क्या है इसके अंदर के, हाँ जी। अब कॉलम्स के अंदर से भी हमें कॉलम मिलेगा, ठीक है। कॉलम के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, तो हाइफन्स कॉलम्स के अंदर क्या कर लेंगे हम, डंप करवा देंगे डाटा को, ठीक है, मान के चलो। अब ये क्या कर देगा, जितने भी कॉलम्स हैं उनका अंदर का जो भी डाटा है उन सारे डाटा को हमें शो कर देगा। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि किस तरीके से इसको शो कर रहेगा वो। अब क्रॉल हटा भी देता मैं, क्रॉल अगर हम आईडी पैरामीटर डाल देते वो, तो मैं क्रॉल भी हटा देता। अब वो क्रॉल कर करके ही चेक कर रहा है दो डायरेक्ट ही। अब इसने देखो क्या कॉलम्स निकाल रहा है, देखो नजर आ रहा है, यहाँ पे एक एक कॉलम्स को निकाल रहा है ये, हर एक चीज़ को ऑटोमेटिकली टेस्ट कर रहा है सारी चीज़ों को। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। देखो क्या क्या निकाल रहा है ये, इसके अंदर आर्टिस्ट के अंदर इतने एंड दिस पर्टिकुलर पैरामीटर निकाल रहा है ये इसने सारे के सारे चीज़ों को, दे दो भैया, सारी की सारी चीज़ों को डंप करा दिया, नजर आ रहा है। डाटाबेस अकाउंट टैक्स है ना, पिक्चर्स के अंदर का डाटा, ये क्या है डाटाबेस अकाउंट टैक्स, टेबल क्या है पिक्चर्स, कॉलम्स कितने हैं उसके अंदर, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। इतने बहुत सारा डाटा निकल के आएगा, बहुत सारा डाटा निकल के आएगा, आया। अब मान के चलो मुझे कुछ भी नहीं देखना, ठीक है, ना मुझे कॉलम्स देखने ना मुझे कुछ देखना है, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी मिल गई मुझे, तो मुझे क्या करना है कि सारा सारा डाटा एक बार में डंप कर दे ये, ना मुझे क्रॉल करना है ना, क्रॉल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और बैच का मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं दोनों के दोनों डाटाबेस को डंप करा सकता हूँ, डायरेक्ट डंप लो, इंटर करो, दैट्स इट, योर काम इज, योर वर्क इज फिनिश्ड। अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी वेबसाइट में जो टेबल्स हैं कॉलम्स हैं सारे के सारे डाटाबेस को डंप करा देगा। सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए हमें पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है, ओके कोई नहीं, डंप कराऊंगा, किसी कोई चीज़ तो होनी चाहिए हमारे पास, तो मैं अकाउंट टैक्स से डंप करा रहा हूँ, ठीक है, AQUART। और ना तो मुझे टेबल निकालूंगा मैं, ना मैं कॉलम्स निकालूंगा, ठीक है। तो हाइपन हाइपन DBS, अरे इसका भी नहीं पता मैं कि डाटाबेस क्या है, तो हाइपन हाइपन DBS डाल देंगे, दैट्स इट। अच्छा पिछली बार DBS तो डाला हुआ था ना हमने, नहीं डाला था, चलो कोई नहीं, देख लेते कोई डंप करके, है ना। अब ये देखो पूरा डाटाबेस डंप करा रहा है कि नहीं करा रहा, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। अरे तो डाटाबेस निकाल के दे दिया इसने, क्या करे ये, अब क्या करे कि जो डाटाबेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को, डाटाबेस कौन सा हमारा, ACUART है ना, ACUART, DUMP हाइफन हाइफन बैच, हाइफन बैच, हाइफन हाइफन क्रॉल,
बैच ही लगा देता हूँ, छोड़ो क्रॉल को। अच्छा ये पैरामीटर करने वाला नहीं है। अपन अपन क्रॉल CRAW L क्रॉल इज इक्वल टू 2 3 दे दे रहा हूँ की बार। अब देखो तो कुछ कराता है कि नहीं। एक बार इसे देखना, ये वर्क कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये अकाउंट टैक्स का जितना भी डाटा, टेबल्स कॉलम्स, हमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं करेगा मैनुअली, सारा का सारा डाटा वैसे ही निकाल के दे देगा, पूरा का पूरा डंप करा देगा। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाटा को ब्रीच करते हैं, पूरा का पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा और हम इजिली ब्रीच कर पाएंगे। सॉरी, इस पैरामीटर में वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो इस पैरामीटर को वो टेस्ट करेगा, कमेंट को, पीएचपी को, इस तरीके से cat1 है ना, आर टेस्ट वाली। तो इस पैरामीटर में ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल C, ये इसी का पैरामीटर है, ये अलग नहीं है। तो एसक्यूएल मैप और ना तो अभी ये टेस्ट करे इसको, ना कुछ करे। URL Ctrl+C हाइफन 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 dump हिट इंटर, डायनेमिक एनालिसिस। अरे यार ये तो, चलो हाइपन हाइपन बैच का यूज़ कर लेते हैं, बार बार नहीं करना मुझे। हाइपन हाइपन बैच, प्लीज वेट, टाइम बेस्ड कॉम्प्रेशन स्लीप कमांड। अब ये हो सकता है कि डाटाबेस निकाल के दे दे ये। थोड़ी देर वेट करते हैं और चेक करते हैं। नल 1 to 20 कॉलम्स, अब ये निकालने लगा, ठीक है। सारा का सारा डाटा मैं यहाँ पे अभी जम डंप करा देगा, पूरा का पूरा जितना भी है इस वेबसाइट के अंदर, सारा का सारा 1 by 1। ये क्या निकाला इसने, पहले टेबल के अंदर की कॉलम्स निकाले हैं, फिर कुछ और निकाला, गेस्ट बुक के अंदर का पार्ट निकाला हुआ है, जीरो एंट्रीज की, सारा का सारा डाटा हमारा डंप कर दिया। अब ये करते रहेगा लॉन्ग टाइम तक, पूरा पूरे वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करवा देगा विद इन सेकंड। पूरा करता हूँ, क्या रहा है ये तो हो गया, तो सारा का सारा निकाल दे पूरी वेबसाइट में। ये होता है हमारा एसक्यूएल मैप। इसमें हमने ना तो टेबल निकाली है, ना कॉलम्स निकाले, कुछ भी नहीं निकाला, दैट्स इट, खत्म। कहते हैं ना, ओनली फॉर यूजिंग, ना डाटाबेस का नेम निकाला हमने। हाँ जी बताइए। कमांड नहीं चल रहा है, एसक्यूएल मैप हाइपन हाइपन बैच। कॉलम निकालने के लिए हमें देना पड़ता है ना, पहले हमें क्या निकालना है, डीबीएस निकालना है, डाटाबेस निकालने हैं। तो हम क्या देंगे, हाइपन हाइपन डाटाबेस। क्रॉल 5 मत रखो वरना बहुत टाइम लग जाएगा, 3 या 2 रखा करो। क्रॉल का मतलब है कि हम इतनी डायरेक्टली में वो क्रॉल करेगा, पहले एक यूआरएल मिलेगी, उसको क्रॉल करेगा, फिर सब डोमेन मिलेगा, उसके अंदर 5 चेक करेगा, फिर उसके अंदर 5 चेक करेगा, इस तरीके से। तो क्रॉल 2 या 3 रखा करो, हाइपन हाइपन डीबीएस दे दो। हाँ अगर किसी रियल वेबसाइट पर टेस्टिंग कर रहे हो तब आप 5 रख सकते हो। इसमें थ्रेड्स का भी ऑप्शन आता है कि कितनी गहराई से आपको अटैक करना है, तो वो थ्रेड्स बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अब ये डाटाबेस निकाल के देगा इसमें से, ठीक है। निकल के आ गए, कुछ गलत कर दिया क्या। टेस्ट PHP 1 लेवल हाइपन हाइपन बैच, एक सेकेंड। स्क्वेल मैप, ये आपके में चल क्यों नहीं रहा। हाइफन हाइफन URL
क्रॉल इज इक्वल टू 2 3 दे देते हैं, 2 दे देते हैं। नेट चल रहा है? ओके, व्हाट एन एरर। एक्सेस कहाँ कर रहा है अपने वेबसाइट को? वेबसाइट के साथ यूआरएल भी तो गलत हो सकती है। टेस्ट पीएचपी कौन सी थी? टेस्ट पीएचपी कॉन्टेक्स्ट है ना, यही तो। ये वेबसाइट है भाई, गलत दे रखी थी वेबसाइट आपने। वेबसाइट का नाम ही गलत था। अब इस पे आप ट्राई करके देखो होता है कि नहीं। सपोज मान के चलो इसमें क्या करना है तो करने लगा। इतना सभी को समझ में आया? देखो ये सारा का सारा डंप कर दिया इसने। ये टेबल अकाउंट टैक्स के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर 3 एंट्री हैं, इसके अंदर ये कुछ एंट्री हैं, पिक आईडी, इमेज वगैरह जो भी है आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पे निकाल के दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डंपिंग ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट। पूरा का पूरा डाटाबेस को यहाँ पे डंप करवा लिया हमने। अब ये बताओ किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक? हाँ जी कुलजीत जी, क्लियर है कि नहीं? समझ क्लियर सर, मेरे को डंप वाला समझ में नहीं आया। डंप वाला समझ में नहीं आया? सिंपल सा, डंप में तो कुछ नहीं है। और जैसे हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, जैसे हमें वेबसाइट में हर एक में पैरामीटर निकाल के दे रहा है कि आईडी पैरामीटर इसका बनने वाला है। ठीक है, अगर पैरामीटर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब हम क्रॉलिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या करता है, क्रॉलिंग करने का मतलब होता है कि उन वेबसाइट के अंदर जाके क्रॉल करता है। क्रॉलिंग तो समझते हो ना? समझते हो क्रॉल की नहीं? जो जी हम सर। करते हैं वही क्रॉलिंग है। जैसे मैं क्या करा मैंने, सपोज मैं हूँ डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी जाता हूँ तो वहां पे जाके चेक करना। तो वो एसक्यूएल मैप ऐसा टूल है जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में जाएगा और उनके पैरामीटर जो भी हैं उनको चेक करेगा। ठीक है, तो उनको उसने चेक करा और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मिली तो उसने आइडेंटिफाई करके हमें शो कर दी। ठीक है, डंप कराने का मतलब सिंपल सा है कि हम जो भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू हम डंप करा सकते हैं उन पार्टिकुलर पूरी की पूरी यूआरएल से। सर एक बार वो फाइल दोबारा दिखाएंगे जिस फाइल में डंप हुआ, मतलब होने के बाद डेटा जैसे हमने डंप किया, वो फॉर्मेट कैसा है? ये फॉर्मेट डंप का ही है, इस तरीके से ही अच्छा इसकी ये उसकी जनरेट हुई होगी फाइल। तो वो मैं फाइल भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट कहाँ पे जाके सेव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है। तो फाइल का पाथ कौन सा है, वहाँ पे ये पाथ दे रखा था, CSV फाइल डम्प्ड नाम से सेव हुई होगी। किसमें? रूट लोकल शेयर में sqlmap.txt vulnerable dump econtext CSV, इस तरीके से इसकी फाइल का नाम है। ये कहाँ पे सेव हुई है? इस फाइल के अंदर, रूट लोकल डॉट शेयर। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ, Ctrl+C देन CD। इसमें पहले का भी डाटा डंप पड़ा होगा, ls। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है डंप, तो CD डंप करता हूँ मैं। CD डंप, डंप के अंदर जाऊँगा, ls करा मैंने। इसमें इसके अंदर अकाउंट टैक्स का या स्कीमा दो दो मिले थे मैं, है ना? कौन कौन से मिले थे? ये क्या है हमारे डेटाबेस। ठीक है, तो आपको किसको देखना है, पहले वाला दूसरा वाला? पहले वाला। चलो पहले वाला इसमें देख लेते हैं, ls करा। अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये अलग अलग आर्टिस्ट का डाटा पूरा का पूरा डंप करा चुका है। ठीक है, आपको कौन से का देखना है? तो CSV1 है, CSV2 है, तो इसमें कौन सा दे रखा है? आर्टिस्ट CSV। तो आर्टिस्ट CSV ये वाला है ना, तो कैट करके आपको दिखा सकते हैं। तो कैट आर्टिस्ट CSV, ये रहा। गेस्ट बुक CSV ये रहा, आर्टिस्ट CSV ये रहा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ये हमारा रियल, जैसे हमारा डाटाबेस होता है ना, कुछ इस तरीके से ही नज़र आता है वो में। ठीक है, या फिर हमारे इस फॉर्मेट में नज़र आता है जो ऊपर नज़र आता है, नज़र आ रहा था इस हाँ तरीके सर, से ऊपर वाले टेब। फॉर्मेट में ठीक दिख रहा था, यहाँ पर ये कैट फाइल करने के ये बाद देखो, टेबुलर दिख नहीं रहा है ना। ये देखो यहाँ पे वो हमारा रॉ डाटा होता है। ठीक है, कुछ डाटा होता है कि हमारा जो प्राइस टैग लगे रहते हैं वो हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, टेबल और कॉलम्स के फॉर्मेट में। ठीक है, कुछ डाटा ऐसा रहता है कि हमारा पिक्चर्स के अंदर कोई एंट्रीज इस तरीके से रहती हैं ना। पिक्चर्स का डाटा हुआ तो उसको किस तरीके से आप रख सकते हो,
वो तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। फिर हमारा ये रॉ डाटा फॉर्मेट रहता है कि पिक्चर्स का इमेज का डाटा जो भी है वो उसको इस तरीके से रखा जाता है, पिक्चर्स डॉट जेपीजी, इसका सेंटीमीटर क्या है, मास्टरपीस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी है, एक पार्टिकुलर यूजर की। और इनके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनको एक कमांड के थ्रू मैंने एक्सेस कर लिया। कौन सी कमांड थी? सिंपल सी ये कमांड थी, ठीक है। इसके लिए हमें पहले पैरामीटर आइडेंटिफाई किया था। कौन सा पैरामीटर? आर्टिस्ट वन, इसका पैरामीटर वनेबल था, ठीक है। इसने और डंप करा दिया सिंपल सा पूरा का पूरा डाटाबेस। मैंने यहाँ पे ये भी नहीं था कि इसके अंदर से क्या डाटा डंप कराना है, ये ऑलरेडी किसके अंदर से डाटा, आर्टिस्ट के अंदर का डाटा डंप करा रहा है। चाहेंगे तो दूसरे यूजर का भी डाटा इस तरीके से डंप करा सकते हैं हम। कुल ये समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? हाँ जी। अभी भी नहीं आया का? एक बार ट्राई करके देख लो तो आ नहीं, जाएगा। देखिए इसमें ये रॉ डेटा तो ठीक है, रॉ डेटा की तरह से आ रहा है। वो टेबुलर ऊपर जो पहले दिख रहा था ना, वो न- टेबुलर फाइल में देखने के हाँ, लिए मैंने वो उसको टेबुलर फाइल के अंदर क्या होता था, देखो इसके अंदर